अब इसके बाद में आपको राजस्थान की जलवायु में अगला टॉपिक डिस्कस करना है, वो है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान की नदियां विशेषकर आपको इसमें पढ़नी है। यहां अपवाह या ड्रेनेज से अपना अर्थ है कि राजस्थान के ऊपर जो भी वर्षा का जल है वो यहां से किस ओर अपवाहित होता है, किस ओर बहता है। कौन कौन सी जल धाराओं के रूप में बहता है उनको हम कौन कौन सी नदियों के रूप में जानते हैं। संपूर्ण राजस्थान के ऊपर प्रवाहित होने वाले वर्षा जल की यदि हम बात करें तो यह है आपको तीन रूपों में देखने को मिलेगा। ये जो सारा पश्चिमी भाग है इसका पानी किसी भी समुद्र में नहीं पहुंचता है, तो इसको तो हम कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र अरावली के पश्चिम का ये भाग है और इसमें जो भी वर्षा का जल है वो कुछ दूरी तक बहकर लुप्त हो जाता है, किसी समुद्र में कोई नदी नहीं पहुंचती। इसके अलावा बचे हुए भाग में यदि बात की जाए तो यहां से हम राजस्थान के अपवाह को फिर दो भागों में बांट सकते हैं। जो समुद्र में पहुंचता है उसकी बात की जाए, आगे चलकर ये जल विभाजक मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी तक भी जाता है। इस एरिया का जो पानी है वो पहुंचता है बंगाल की खाड़ी में। इस एरिया की नदियां आपस में मिलकर चंबल नदी के रूप में जाकर गिरती हैं। यमुना में यमुना गिरती है, गंगा में और गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इस एरिया में जो भी नदियां बहती हैं वो गुजरात से होते हुए इधर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो इस तरफ हम यदि प्रवाह की बात करें तो ये इधर वाला हिस्सा है वो है किसका, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और इस तरफ जो राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है यहां ये है अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो पहला सामान्य सा प्रश्न तो यही होता है कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो तीन भागों में बांटा गया है। अब उनमें से एक तो ऐसा है जिसका पानी किसी भी समुद्र तक नहीं पहुंचता है। दो भाग ऐसे हैं जिनके पानी समुद्र तक पहुंचते हैं। एक जाता है बंगाल की खाड़ी की ओर और एक जाता है अरब सागर की ओर। राजस्थान के टोटल एरिया के हम परसेंटेज के रूप में बात करें तो लगभग 60% एरिया ऐसा है जिसका पानी किसी भी समुद्र में नहीं पहुंचता है। बचा हुआ जो 40% भाग है उसमें से 23% भाग ऐसा है जिसका पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में और 17% भाग ऐसा है जिसका पानी जाता है कहां, अरब सागर में। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम तीन भागों में बांटते हैं। 60% एरिया किसके अंतर्गत आता है, आंतरिक अपवाह के अंतर्गत। 23% भाग आता है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत और 17% भाग आता है किसमें, अरब सागर के अपवाह तंत्र। अब इस विभाजन के बाद में आपको राजस्थान में इन प्रत्येक अपवाह तंत्र में जो मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं उनकी बात करनी है। अब नदियों में किस तरीके की बात करनी है, जैसे हमने पहले की कुछ परीक्षाओं में प्रश्न देखे हुए हैं उसके हिसाब से चलते हुए ही हमें बात करनी है। एक तो कई बार यह पूछा जाता है कि इस नदी का उद्गम कहां से
होता है, तो उद्गम स्रोत पूछते हैं। अब हम जितनी नदियां पढ़ेंगे उनमें सभी का उद्गम स्रोत आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सबका नहीं पूछते हैं। महत्वपूर्ण नदी कहां से निकलती है उसी का उद्गम पूछा जाता है। आप पीछे के पुराने जितने भी पेपर हैं वो देख लें, चाहे किसी भी एग्जामिनर का माइंडसेट देख लें, वो मुख्य नदी का उद्गम स्रोत ही पूछता है, कोई सहायक या बहुत छोटी नदी का उद्गम स्रोत नहीं पूछता है। दूसरी एक बात ये भी ध्यान में रख लेना, किसी नदी का उद्गम का केंद्र एक जगह कोई फिक्स नहीं होता है, आपको अलग अलग रेफरेंस में जानकारियां अलग अलग मिल सकती हैं। एक एरिया कह सकते हैं कि इस एरिया से नदी निकलती है, लेकिन कोई एक जगह फिक्स कर दें तो ऐसे किसी पाइप से तो निकलती नहीं है कि यहां से निकलती है, चालू कर दी यहां से। तो काफी एरिया से पानी रिस कर छोटी छोटी धाराओं के रूप में इकट्ठा होता है, तब एक नदी का निर्माण होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ना होकर असंख्य होता है, बहुत सारे होते हैं। उनमें से कौन सा माना जाए, तो जहां से ज्यादा आ रहा है लगभग उस एरिया में जो निकटवर्ती गांव है उसके नाम पर रख देते हैं कि यहां से इस नदी का उद्गम होता है। दूसरी बात, आपको कई नदियों के बारे में ये पूछा जाता है कि ये कहां पर मिलती हैं, कौन सी नदी में मिलती हैं या कौन से स्थान पर जाकर मिलती हैं। तो ये बात भी प्रत्येक नदी के बारे में नहीं पूछी जाएगी, कुछ एक महत्वपूर्ण नदियां उनके बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो आप नदी पढ़ोगे मान लो 50, तो हर नदी के बारे में उद्गम और मुहाना और ये याद करने बैठ जाओगे, सबका याद भी नहीं होगा, इसलिए नहीं करना है, कोशिश भी नहीं करनी है। तीसरी, कई नदियों की आपको लंबाई पूछी जाती है, तो लंबाई के बारे में बात यह है कि लंबाई या तो चंबल की पूछता है, या बनास की पूछता है, या माही की पूछी जाती है, या लूणी की पूछी जाती है। इनके अलावा किसी नदी की लंबाई पूछी ही नहीं जाती, कभी नहीं पूछते, तो सबकी याद करने के लिए नहीं बैठना है। और दूसरी बात, जैसा हमने कह दिया कि उद्गम स्रोत फिक्स नहीं है, तो लंबाई भी कोई ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट ही आ जाएगी, उसमें 2, 4, 5, 10 किलोमीटर का डिफरेंस तो आपको हर जगह पढ़ोगे तो देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए साधारण या छोटी नदियों के बारे में आपको ऐसी बात नहीं पूछेंगे, 4 जो मुख्य नदियां हैं उन्हीं की लंबाई आपको पूछी जाएगी। कुछ नदियों के बारे में आपको यह पूछा जाएगा कि यह शहर कौन सी नदी के किनारे पर। तो शहर महत्व वाला होना चाहिए, पहली बात तो बड़ा हो, दूसरा उसका कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किसी दृष्टि से वो महत्व रखता हो, तो उसकी लोकेशन पूछी जाएगी कि ये कौन सी नदी के किनारे पर है। अन्यथा एक नदी जहां से निकलती है उसके रास्ते में कोई 150 गांव आते हैं और उनके सभी के नाम आपको ध्यान में नहीं रखने। कुछ नदियों के बारे में आपको उनके ऊपर स्थित बांध का प्रश्न किया जाता है, तो उसके बारे में बात यह है कि इंपॉर्टेंट जो बांध है जिनका महत्व है उनकी संख्या काफी कम है। ऐसे तो हमने बहुत सारी नदियों के आगे बना रखे हैं, ऐसे दीवार बना रखी है, लेकिन उनमें पानी ही नहीं है तो बांध के पीछे रुकेगा क्या, ऐसा बहुत जगह हुआ है। तो उस बांध के बारे में पूछा जाएगा जिसका जल संसाधन की दृष्टि से महत्व कुछ ज्यादा रहता। तो आपको किसी एक प्रश्न को पकड़कर उसके ट्रेंड पर ही नहीं जाना है कि हर नदी के बारे में इतनी सारी बातें मेरे को याद करनी। बड़ी नदियों की सहायक नदियां पूछी जाती हैं, लेकिन छोटी या सहायक नदी की जो अन्य सहायक नदी हैं उनके बारे में एग्जामिनर सामान्यतः प्रश्न नहीं करता। तो और दूसरी ये बात कि हमारे मन में ये इच्छा हो कि जितनी भी नदियां हैं राजस्थान में हम वो सारी पढ़ लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे आप सीकर में एक पढ़ोगे, कौन सी, कांति, लेकिन नदियां तो 10 हैं, पढ़नी कौन सी है, जिसका प्रश्न आता है वही पढ़नी है। बाकी सीकर जैसी जगह पर ही इतनी नदियां हैं, तो जहां वास्तव में नदियां होती हैं वहां तो कितनी होगी, तो सारी नहीं पढ़ी जाएंगी, जो परीक्षा में आती हैं इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ी जाती है। परीक्षा में 2-4 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण बने हुए हैं और बार बार परीक्षाओं में वो ही रिपीट होते हैं। अब उन 2-4 प्रश्नों में है कौन से,
आंतरिक अपवाह की नदियों में हम एक दो नदियों में बात करेंगे। तो एक तो घग्गर का प्रश्न आता है कई बार, घग्गर का, काकनी का, इन दो नदियों के बारे में प्रश्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में चलोगे तो प्रश्न चंबल या बनास, इन दो पर ही एग्जामिनर का फोकस रहता है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में जाओगे तो या तो माही का पूछता है या लूणी का पूछता है। ये 3-4 प्रश्न पॉपुलर बने हुए हैं और ज्यादातर संभावना तो इन्हीं की बनती है कि इनमें से ही वो कोई प्रश्न आपको करेगा। तो अब इन सब नदियों के बारे में हमें एक एक की बात करनी है। सबसे पहले हम आंतरिक अपवाह तंत्र को लेकर चलेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है और इसमें डिटेल आपको सबसे कम मिलेगी। एरिया सबसे ज्यादा है लेकिन नदियां आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है। हेडिंग डालिए राजस्थान का अपवाह तंत्र और पहला बिंदु लिखिए, राजस्थान को अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र और इसके ब्रैकेट में लिख लेना 60% क्षेत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र और इसके सामने लिख देना 60% क्षेत्र। दूसरा लिखिए बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और इसके सामने लिखिए 23% क्षेत्र, 23% क्षेत्र। तीसरा लिखिए अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और इसके सामने लिख लीजिए 17% क्षेत्र, 17% क्षेत्र। अब इनमें से एक एक खंड की हमें बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से की, आंतरिक अपवाह तंत्र। राज्य के आंतरिक अपवाह तंत्र में जो नदियां हैं उनका जल मरुस्थलीय भाग में पहली बात तो उनमें है ही नहीं, या बरसात होती है तो थोड़ी बहुत दूरी तक प्रवाहित होता है, इसके अलावा उनमें आपको पानी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए समुद्र तक पहुंचती भी नहीं है। आंतरिक अपवाह तंत्र में सबसे पहली नदी की हम बात कर लें तो उसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी की यदि बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी है सबसे दक्षिण में। हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, सबसे उत्तर में महान हिमालय, उसके दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में है शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय। तो हिमालय की उस तीसरी श्रेणी शिवालिक से निकलती है और शिमला के पास हम चलेंगे तो कालका, कालका से निकल कर आती है। उसके बाद में यहाँ पंजाब हरियाणा से होते हुए आगे आप देखोगे तो राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और फिर गंगानगर से होते हुए आगे पाकिस्तान में चली जाती है। ये तो इसकी जगह हमने बताई है, बाकी सामान्य वर्षों में न कहीं से आती है और न कहीं जाती है। ज्यादा बारिश होती है तब इसमें आपको पानी का प्रवाह देखने को मिलता है।
पुराने समय में अत्यधिक बारिश होती थी, तब ये पाकिस्तान के इस क्षेत्रों में जाकर कई धाराओं के रूप में फैल जाती थी और अंतिम स्थान जहां तक ये गई है वो माना जाता है तो वो फोर्ट अब्बास तक, तो कालका से निकलकर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंचती थी। इस नदी का जो पार्ट है उसको हम राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में चलेंगे तो क्या नाम से जानते हैं? नाली के नाम से। पाकिस्तान में ये कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है और इसके द्वारा अपवाहित ये जो एरिया है वो पाकिस्तान का है कौन सा क्षेत्र? हकरा क्षेत्र। तो उस एरिया को हम हकरा के नाम से जानते हैं। इस नदी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में यहां से एक नदी प्रवाहित होती थी जिसका नाम है सरस्वती। उस सरस्वती नदी के पेटे में आज घग्गर नदी प्रवाहित होती है और वो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी के पेटे में प्रवाहित होती है। हम इसको दृश्यद्वती के नाम से भी जानते हैं, दृश्यद्वती के नाम से भी जानते हैं, हम इसको नट नदी के नाम से भी जानते हैं, हम इसको मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ हमें इसके उपनाम देखने को मिलते हैं। इस नदी का जो तल है वो आसपास के एरिया की तुलना में लगभग बराबर या कहीं कहीं उससे ऊंचा है। नदी का तल आसपास के एरिया से ऊंचा कैसे होता है? किसी मैदानी प्रदेश में हम चलेंगे तो नदी जब प्रवाहित होती है तो उसके साथ में आई हुई जो अवसाद है वो नदी के तल में जमा होती रहती है और ऐसा करने से नदी का तल धीरे धीरे ऊंचा उठता रहता है। पहाड़ी क्षेत्र में कभी भी ऊंचा नहीं उठेगा, कैसा जाएगा? नीचा जाएगा, क्योंकि वहां पर नदी की स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि ढाल ज्यादा है, तो ढाल के सहारे तेजी से प्रवाहित होगी। मैदानी क्षेत्रों में ढाल कम है तो धीरे चलेगी, धीरे चलेगी तो उसके साथ में जो अवसाद या मलबा है उसका परिवहन नहीं कर पाएगी और उसको नीचे जमा करती जाएगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से जो मलबा आता है यहाँ बारीक मलबा आकर उसके तल में जमता जाता है और ऐसा करने से उसका तल ऊंचा उठता जाता है। ऐसा करने से धीरे धीरे नदी आसपास के एरिया से अपनी घाटी को ऊंचा कर लेती है और जब कभी ज्यादा बारिश होती है, अधिक बहाव होता है, तो आसपास के किनारों पर से पानी निकल जाता है और एरिया जलमग्न हो जाता है, जिसको हम बाढ़ की स्थिति कहते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में जो बाढ़ का मैदान है वो घग्गर नदी की बाढ़ों से ही निर्मित है। अब भी यदि अधिक बहाव हो तो वहां पर घग्गर की बाढ़ आ सकती है, लेकिन अब ज्यादा पानी इसमें प्रवाहित होता नहीं है, तो ऐसी स्थितियां आपको खासकर अब देखने को नहीं मिलती। घग्गर नदी के बारे में कुछ एक फैक्ट आपको ऐसे भी पूछे जाते हैं। ये राजस्थान में बहने वाली नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर आती है। बाकी राजस्थान में जो भी नदियां बहेंगी वो या तो अरावली से निकलेंगी या और किसी छोटी पहाड़ी से निकल जाएंगी या मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से निकलकर आ जाएंगी, लेकिन हिमालय से निकलकर राजस्थान में सिर्फ एक नदी आती है, उसका नाम है क्या? घग्गर। अगर हम अन्य राज्यों में उद्गम होने वाली नदियों की बात करें तो ऐसे चंबल, पार्वती, काली सिंध, माही, ये भी अन्य राज्यों से निकलकर राजस्थान में आएंगी। लेकिन आंतरिक अपवाह की नदियों में केवल एक ही नदी है जो राज्य के बाहर से निकलती है। बाकी आंतरिक अपवाह की जितनी भी नदियां आप पढ़ोगे वो कहां से निकलेंगी? राजस्थान से ही निकलेंगी, इसके अंदर से ही निकलेंगी। तो आंतरिक अपवाह की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो राज्य के बाहर से निकलती है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर आती है। तो ये इसके बारे में कुछ एक फैक्ट और जुड़ जाते हैं घग्गर के बारे में। आंतरिक अपवाह की नदियों में घग्गर के बारे में ही डिटेल ज्यादा बनती है, इसी के बारे में प्रश्न ज्यादा होते हैं। बाकी नदियों की तो सामान्य आपको जानकारी लेनी है, कहां से निकलती है और कहां जाकर गिरती है। इसके अलावा आप यहां देखोगे जैसलमेर में काकनी या मसूरदी है। अजमेर से निकलकर सांबर झील में गिरती है रूपनगढ़। इधर से जयपुर से निकलकर सांबर झील में गिरती है मंथा या मेंढा। खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू की ओर जाती है कांतली। शेवर की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा की तरफ जाती है शाबी
और अलवर की थानागाजी तहसील से निकलकर भरतपुर की ओर जाती है रूपा रेल। तो ये कुछ आंतरिक अपवाह की नदियों के नाम आपको 4-5 के पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं है। लिखिए, आंतरिक अपवाह तंत्र में सबसे पहली नदी घग्गर नदी। लिखिए, यह है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के यह है हिमाचल प्रदेश में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के कालका नामक स्थान से कालका नामक स्थान से निकलती है। कालका नामक स्थान से निकलती है तथा तथा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है तथा हनुमानगढ़ व गंगानगर में प्रवाहित होते हुए हनुमानगढ़ व गंगानगर में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में पहुंचकर अनेक धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है। अनेक धाराओं के रूप में विभक्त हो जाती है। आगे लिखिए, पुराने समय में अत्यधिक बहाव होने पर यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती थी। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती थी। आगे लिखिए, राजस्थान में इस नदी के पाट को नाली कहा जाता है। इस नदी के पाट को नाली कहा जाता है तथा पाकिस्तान में इसके अनेक धाराओं वाले अपवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में इसके अनेक धाराओं वाले अपवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है।
अनेक धाराओं वाले अपवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। इसके उपनामों की बात करें तो हम इसको दृश्यद्वती, नट या मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसे दृश्यद्वती, ऑब्लिक नट नदी व मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। दृश्यद्वती, नट नदी व मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। नदी दी बड़ी ऐसे पीछे तो क्यों लिखो चाहे मन आगे कौन लिख क्या कर रही है? ते तो बड़ी छोटी क्या भी लगा इसको जना ही पीछे बैठो है ना कि दिख नहीं जाए के लिखे। अगर हम इस नदी का प्रवाह देखें तो पुराने समय में यहां सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, जो आगे चलकर भूगर्भ में समा गई। उसी के पेटे में यह नदी प्रवाहित होती है, ऐसा माना जाता है। लिखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह वैदिक कालीन सरस्वती नदी के पेटे में प्रवाहित होती है। पेटे कौन लिखे जा रहे? बेसिन लिख ले, बेसिन, द्रोणी, ऐसे परीक्षा में नाम आता है सरस्वती नदी का पेटा, इसलिए ये शब्द लिखवाया जा रहा है। बाकी तो आप लिख सकते हो, बेसिन लिख लो, द्रोणी लिख लो, कुछ भी लिख लो। वैदिक कालीन सरस्वती नदी के पेटे में प्रवाहित होती है। अगली इसके बारे में हमारे सामने क्या बातें बनती हैं, तो इसका जो तल है वो यहां पर हनुमानगढ़ में हम देखें तो आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है, तो अत्यधिक बारिश के समय यहां एरिया जलमग्न हो जाता है या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, इस नदी का तल हनुमानगढ़ में आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है। आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है, जिसके कारण अधिक बहाव के समय यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक बहाव के समय यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला बिंदु लिखिए, यह आंतरिक अपवाह की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है। आंतरिक अपवाह की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो राज्य के बाहर से निकलकर आती है, जो राज्य के बाहर से निकलकर आती है। अब राज्य के बाहर से निकलकर तो और नदियां भी आती हैं, चंबल भी आती है, माही भी आती है, लेकिन वो आंतरिक अपवाह की नहीं है। प्रश्न की लैंग्वेज हो उसके अनुसार ही हमें उत्तर देना है।
दूसरी बात, राजस्थान में जितनी भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, ये उनमें एकमात्र ऐसी है जो हिमालय से निकलकर आती है। बाकी राज्य के बाहर से तो निकलकर और भी आती हैं, लेकिन वो विंध्याचल से निकलकर आती हैं। हिमालय से निकलकर सिर्फ कौन सी आती है? घग्गर ही आती है। लिखिए, यह है राज्य की सभी नदियों में, यह है राज्य की सभी नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर आती है, जो हिमालय से निकलकर आती है। तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र के रूप में कुछ सामान्य सी जानकारियां हुई। कौन सी नदी के बारे में? घग्गर के बारे में। घग्गर के बारे में आंतरिक अपवाह की नदियों में एग्जामिनर प्रश्न ज्यादा करता है, और जो हमने बातें लिखी है वो सभी बातें कभी न कभी परीक्षा में आई हुई है। ये इतनी बातें हैं जो पूछी जाती हैं। इनके बाद में अन्य कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में कल जानकारी लेते हैं।